नमस्कार माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है। सबको ऐसे ही क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तहे दिल से बहुत बहुत आपका स्वागत सुस्वागत करते हुए हम कर रहे हैं परम ऋषि पितामह पत्री द्वारा लिखी गई बुक। सॉरी, उन्होंने लिखी थी किसी और के बिहाफ पे, फिर उन्होंने आगे हमें बढ़ाया इस चीज़ों को। परम ऋषि पितामह पत्री जी को आत्म वंदन करते हुए ये बुक जो मैं सुना रही हूँ आप सबको, उन्हीं की देन है कि आगे बढ़ाई जाए चीज़ें। तो पीटर ऋषिलु की जो बातें हैं वो अभी तक चल रही हैं, उसकी आत्मा की यात्रा वो अभी तक चल रही है, हमारी एक आत्मा की यात्रा की जर्नी के साथ। तो इस चीज़ को ये भी समझ लीजिए कि हमारी ही आत्मा की यात्रा है जो हम एवरीडे करते हैं, लेकिन हमें कुछ आभास ही नहीं है। जब हम आभास होगा तब पता चलेगा कि यस, हम कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, हमें भी नहीं पता। जैसे पीटर ऋषिलु है, वो कहाँ कहाँ नहीं घूम रहा था। फिर वो डेफनी के साथ मिलते हुए आगे शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। डेफनी के साथ मिलते हुए बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो फिर उनके जो आचार्य थे, जो उनके साथ थे, जो भारतीय मित्र थे, उनको वहाँ सूक्ष्म लोक में सब लोग आचार्य के नाम से जानते थे। तो आचार्य जी जो थे, उनके साथ मिलके आचार्य जी ने कहा कि आप तुम दोनों आगे बढ़ाना चाहो, इन चीज़ों को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो। डेफनी ने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कोशिश की कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे करूं, पर मेरे को संभव ही नहीं था कुछ भी ऐसे, अभी भी संभव नहीं है। मैं बोलता तुम हमारे साथ चलो, वो बोलती पहले वो बोलते कि पहले अपना घर दिखाओ, तुम कहाँ रहती हो। तो वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने देखा बहुत सारी छोटी मोटी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। आपने देखा वो छोटे छोटे घर, उसके आगे एक बगीचा, छोटा सा बगीचा था, बहुत सुंदर घर, छोटे छोटे घर। जैसे अंदर जाओ तो वाओ, बेहद खूबसूरत। उसका दरवाज़ा खोलना पड़ता था माय डियर फ्रेंड, उस सूक्ष्म लोक में दरवाजे को टच करना पड़ता है। वो टचिंग है, चीज़ें टच होती हैं वहाँ पर, चीज़ों को खोल के अंदर जाना पड़ता है। वहाँ सुंदर सी चेयर लगाई हुई, बगीचे में सुंदर सी चेयर। अंदर का अगर आपने देखा कि बहुत बड़ा रूम, स्टडी रूम, मतलब एवरीथिंग इज फिनिश और बिल्कुल क्या कहते हैं, अगर मैं चीज़ों को लेने लगी तो ऐसे लग रहा कहीं हम ऐसे लगा जगह पे बैठे हैं कि खूबसूरत एरिया जिसको बोल सकते हैं। ग्रीनरी भी है, फूलों के झरना बह रहा है, फूल ही फूल, बगीचे, मतलब कि क्या बताऊँ आपको। वो घर इतना सुंदर, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ, ससज्जित जिसको बोल सकते हैं, उनका घर, छोटा सा घर, बहुत प्यारा घर, किचन है, एवरीथिंग इज वहाँ पर है। तो वो वहाँ पर मिले, बैठे, थोड़ी देर बातें की। फिर उन्होंने बोला तुम्हारा टाइम हो चुका है, अभी तुम्हें वापस अपने शरीर में, पीटर ऋषिलु को जाने का टाइम हो चुका था। तो अपनी वो फिर वापस उन्होंने कहा ठीक है, पर उसका मन ही नहीं भर रहा था। वो बोल रहा था उस सूक्ष्म यात्रा से आने को मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं नहीं आना चाहता था ऐसे लगा, लेकिन शरीर है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए वो वापस अपने शरीर में धीरे धीरे उसने पहुंचने की कोशिश की। आचार्य जी ने कहा जाके सब कुछ लिख डालना जो तुमने आज अनुभव किया है। उसने पूरी तरह से उसको बोला कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। उसने कहा कहीं मैं भूल ना जाऊँ, पर लेकिन वो भूला नहीं था। उसको एक एक चीज़ उसने इस बुक में जो लिख के दिखाई है हमें, उसने शामिल किया, सब चीज़ें उसने लिख डाली। फिर उसके बाद उसने सोचा क्या मैं फिर से कोशिश करूं वहां जाने की। ऐसे ही वो फिर से सोचने लगा। फिर वो एक डर था कहीं ना कहीं मन में, अकेला हूं कहीं कुछ में, इस चीज़ में दौरान में फिर से वो वापस अपने शरीर में पहुंच गया। तो डर हमें वापस झटका एक लगा देता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसने बोला कि मैं तो कोलंबो पहुंच गया था, ऐसे उसको लग रहा था कि वापस कोलंबो पहुंच गया, वहां पहुंच गया था बिल्कुल उसकी। मैं जहां जाना चाहता था, अपनी उत्तेजना को बोलता है इतना मुझे नियंत्रणहीन, यानी अपने पे काबू पाना चाहिए, अपने पे चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। शरीर के लिए नींद का आवश्यक कोटा पूरा होने से पहले ही मैं भौतिक शरीर में वापस ना आ जाऊं, उसको ये भी लग रहा था। एक बार मैं फिर से बोलता शरीर के सामने, मतलब कि अपने आप को अकेडमी भवन, जहाँ पर वो डेफनी रहती थी, अकेडमी भवन को विजुलाइज कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, जाना है, जाना है, ऐसे करके बोलता। फिर से मुझे वापस लाके पटक दी।
क्योंकि मैं अपने पे नियंत्रण ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके लिए कंट्रोल, शांति और कूलिंग रहना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। यानी अपने आप को बहुत बेहद शांत रखना पड़ता है, उत्तेजित नहीं होना है हर चीज़ में। फिर उसके बाद उसने फिर वहाँ वो पहुँच गया। आखिर उसने हैंडल घुमाया और अंदर झांका कि कोई भी नहीं था। फिर वो दरवाजे से बाहर आ गया, फिर हवा में ऊपर तैरता हुआ आगे बढ़ गया। उसने गार्डन सिटी में पहुंचने में उसको लगा कि डेफनी जहाँ पहले थी वहाँ होगी, वहाँ गया, वहाँ नहीं मिली। उसको लगा कि उसके अपने घर में होगी, फिर वहाँ चला गया। वो बेहद खुश था। सोचा कि अगर एक कलाकार रहा होता तो शायद अपने शरीर में लौटने के बाद मैंने भी ऐसा एक चित्र बना दिया होता। गार्डन सिटी में वो घाटी पर बनी हुई थी, वहाँ से वो फिर से वहाँ चला गया। तो उसने फिर बगीचे देखे, वही चीजें उसके आगे पीछे चल रही थी जो उसने पहले देखा, वो ही चीजें उसके आगे पीछे चल रही थी। उसको आवाजें, लगातार उसकी आवाजें चली आ रही थी, दौड़ती हुई चली आ रही थी। उसको आवाजों की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। तो फिर वो जोर से एक आवाज सुनी कि उसकी तरफ वो आकर्षित हुआ। उसके मन में आया कभी मुझे ऐसा करने का मौका मिले। तभी एक आकृति उसके सामने आई, मेरा ध्यान आकर्षित हुआ और देहाती मार्ग से आवाजें लगाती वो मेरी ओर दौड़ती चली आ रही थी। कौन था वो? डेफनी ही थी। तो फिर उसने सचमुच बहुत खुश नजर आ रही। तुम आ गए हेनरी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पिछले घंटों में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी पर मैं बेकार कुछ नहीं कर पाई थी। मुझे लगा था कि तुम मेरे पास थे और मुझे पक्का विश्वास था तुम जरूर पर्दे को हटाकर इस तरह पहुंच गए हो। पर धीरे धीरे मेरा विश्वास टूट गया और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि तुमने अब नहीं आओगे एक बार चले गए हो तो फिर दोबारा ऐसा लगा कि तुम कहीं आसपास में ही हो। तभी मुझे एक इंट्यूशन जिसको बोलते हैं बहुत तेज होती वहां पर। फिर उन्होंने तभी मुझे यहाँ तक आना पड़ा। उसने बोला मैं नहीं जानती थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, पर जब तुम्हें यहाँ खड़े देखा, सपने में नहीं सचमुच, तो तुम पल भर के लिए मेरे हृदय में खुशी के मारे धड़कना ही बंद कर दिया। वो कहती है उसको। तो फिर उसने देखा ये सामने जो लड़की खड़ी थी, आकृति उसकी थी, बारीक कपड़े, फ्रॉक सी पहनी हुई थी, बहुत सुंदर बाल, बहुत सुंदर थी वो, गोल्डन रंगत लिए हुए थी। उसकी चेहरे की खूबसूरती की और उसका ध्यान बढ़ा रहे थे। उसकी आंखों में ऐसा पवित्र प्रेम था जैसा इस दुनिया में कम ही लोगों को मिलता होगा। मेरे भीतर की समस्त अच्छाइयों मानो एक होकर सतह पर आ गई। मन में दबी एक इच्छा प्रबल हो उठी कि इसे छू लूं, इसे सुरक्षा दूं, पास में रखूं। एक ऐसी इच्छा जो किसी भी पुरुष के मन में अपनी प्रेमिका के लिए होती है। मेरा कुछ भी कहने को मन नहीं था, पर मैंने कोमलता परंतु दृढ़ता से अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे पर, बालों पर कई चुंबन कर दिए। तो मेरे उस आलिंगन में उसे कोई आवेश नहीं था, आवेश के लिए गुंजाइश भी नहीं थी। अपनी स्वप्न सुंदरी के समीप आने की चिर संचित अभिलाषा अवश्य थी। उसे और जानने की इच्छा थी और हो सके उसकी खुशी को कई गुना बढ़ा देने में मेरी तमन्ना थी। उसने बहुत अच्छा व्यवहार था वो। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने उसको अपने हग्स में ले लिया। फिर उसने अपना चेहरा छिपा लिया। फिर उसके कहते हैं जब हम वहां पहुंचे तो विश्राम कक्ष में रखे पियानो तक वो ले गया। मेरे लिए इसे बजाओ प्रिय, मेरा इस समय संगीत में डूब जाने का मन है, मैंने कहा। मैंने कुर्सी खींची और उसके पास बैठ गया। उसने बजाया, क्या बजाया मुझे याद नहीं। मुझे तो सिर्फ लगा मैं बैठ गया और आनंद में डूबकर आंखें बंद कर ली और कुछ क्षणों के लिए ऐसी शांति का अनुभव किया जिसके बाद और कोई भाव बिल्कुल अर्थहीन और खोखला लगता है। मुझे नहीं पता हम कितनी देर तक बातें करते रहे। मैंने उसे अपने दुख के बारे में बताया, जो चार्ल्स के निधन के बारे में मैंने महसूस किया था, कैसे आचार्य मेरे पास आया, कल शाम से पहले का अनुभव, फिर कल जब से उसके आचार्य से मदद से मिल पाया। उसने फैसला किया चाहे हम चेतना के अलग अलग स्तरों पर बात होने के कारण एक साथ नहीं रह सकते, पर हम कभी न कभी साथ जीवन जरूर बिताएंगे। ये हम साबित करेंगे। मृत्यु हमारी प्रगति अथवा खुशी में अवरोध नहीं है। हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव मुझे वह आवरण भेदने में मदद करेगा और मैं उस तक जब भी चाहे पहुंच सकूंगा, तो जबकि वह मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। उसने मुझे उन लोगों के बारे में कुछ बताया उस घाटी में जो रहते हैं। बहुत से उसके मित्र भी थे।
जिनसे मतलब आप ये सूक्ष्म लोक की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर वो घूम रहा है। सूक्ष्म लोक में कितने सारे खंड वो बताए हैं, 7 खंड्स हैं। तो 7 खंड में डिफरेंट खंड में वो घूम रहा है। वहाँ उसको कौन कौन मिला, उसके जान पहचान के ही थे जो उसको मिले वहाँ पर, उसी की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा ये मित्र बहुत अच्छे हैं, सब लोग नाम से पुकारे जाते हैं, सरनेम से नहीं। यहाँ किसी का सरनेम नहीं है, ओनली नाम है। उसने मुझे नाम बताए। एक लड़की जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी उसका नाम था सनबीप। एक लड़की जो हमेशा नीले रंग के कपड़े पहनती थी उसका नाम था ब्लू बेल बुलाते थे। एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद ही किया करता था उसे सब डॉक्टर कहकर पुकारते थे। मैंने कहा कि उसके इन मित्रों से मैं जरूर मिलूंगा, वे कैसे मिल पाएंगे और असल में है ही नहीं। उसने कहा तुम देखना यहाँ सब लोगों की सिर्फ खूबियां ही दिखती हैं, बुराइयां नहीं। यहाँ भी छोटी मोटी ईर्ष्या जलन आदि होती है, जैसी दुनिया में हम देखते हैं। हर आदमी वह चीज पा सकता है जो दूसरे के पास है, क्योंकि सिर्फ उसका रूप और मन में धारण करना है बेशक ऐसे। तो पैसों से हम ये चीजें खरीदते हैं ना, पैसे ही पैसे यहाँ पर भौतिक शरीर के साथ जुड़े हुए भौतिक ही करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर जो है, जो कि मिट्टी है, इससे सोल तो निकल के एक दिन चली जानी है। तो हम कहाँ हैं यहाँ पर? उस स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, लोग खुद ही वैसे बन जाते हैं। कोई जल्दी ही तुम जान पाओगे वे कैसे हैं। एक पुरानी कहावत है कि बुरे से बुरे आदमी में भी कुछ अच्छाई होती है और अच्छे से अच्छे आदमी में भी कुछ बुराई होती है। डेफिनेटली ये बात एकदम सच है। यानी अगर अवगुण गिने, किसी के पास 100 अवगुण है तो उसके पास 10 हम अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं। अगर किसी के पास 100 बुराइयाँ हैं उसके अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं, और किसी के पास 100 अच्छाइयाँ तो उसके पास 10 बुराइयाँ भी होंगी। ऐसा होता है। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था इस वार्तालाप में कितना समय लगा। मुझे याद है कि मुझे लगने लगा था कि मेरे अंदर कुछ हिल रहा है और मैं समझ गया कि मेरा शरीर आवश्यक नींद ले चुका है। मैंने मुश्किल से डेफनी को अलविदा कहा और जब कमरे की दीवारें कोहरे के रूप में बदल गए, फिर गायब हो गई। हवा में घूमने की अनुभूति फिर से हुई। मैं एकदम कोलंबो में पड़े अपने शरीर में फिर से जाग गया। शरीर उसका याद कर रहा था कि भाई आ जाओ, मैं हिलने वाला हूँ, उठने वाला हूँ। हमारा शरीर हमें वहाँ पर बता देता है। बिकॉज ऑफ सिल्वर कोड के जरिए हम वहाँ जाते हैं। सिल्वर कोड धीरे धीरे वापस लाना शुरू कर देता है। तो ये कनेक्शन कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, है ना? कमरे में भी जब मैंने अपने स्वयं को नहीं देखा, ना शरीर को, पलंग पर मैं पूरी तरह जाग चुका था और घड़ी के समय देख रहा था। 7 बजे थे। सूर्य की रोशनी कमरे में आ रही थी। एकदम पलंग से उतरा और भागकर अपनी मेज पर आया। रात की घटनाओं के बारे में जल्दी से लिखने लगा। अब मेरा काम पूरा हुआ। 10 बज रहे। मेरे मुश्किल से शेव करने, नहाने और नाश्ता करने का वक्त है मेरे पास। फिर आचार्य आने वाले हैं और कह नहीं सकता मैं उसे जो लिख कर दिखाऊंगा उस पर वो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वे अपने शिष्य की प्रगति पर खुश होगा या कहेगा ये सब बेकार है? ऐसा तो नहीं कह पाएगा। मैं अकेला यात्रा नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए अभी बहुत कुछ सीखना होगा। जल्दी ही पता लग जाएगा। डेफनी की तस्वीर अभी भी मेरे अंदर सजीव है। शायद इंग्लैंड में रहते हुए मैंने वह अक्सर खो दिया था जब मैं दूसरे से शादी करना चाहता था। वह कह नहीं सकता। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे लगता है हमारे सामने अभी भविष्य है जो निश्चय ही हमारे पिछले जन्म से अधिक खूबसूरत और विस्मयकारी होगा। तो उसने कहा कि लगभग 11 बज रहे थे। पिछले 10 मिनट में अपनी मेज पर बैठा नोट्स पढ़ रहा था। मैंने पिछली रात की घटनाओं के बारे में जो बनाए थे। अचानक एक परिचित मधुर आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ। हाँ तो हेनरी, मेरे मित्र, तो फिर तुमने कुछ पा ही लिया आखिर। अब शायद तुम मानोगे कि तुमने अब सब कुछ प्रमाणित कर लिया है जो मैंने शुरू में तुम्हें बताया था। यस, वह सब सच था। ये आचार्य ही था जो अबाध मेरे कमरे में चला आया था। तो हाँ आचार्य, मैं मानने को विवश हूँ। मैंने अब ये समझना शुरू कर दिया कि तुमने पहले भी मुझे बताया था जिन बातों के लिए मैं अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हुआ वे भी निश्चय ही अनुभव द्वारा प्रमाणित हो जाएंगी। कुछ बातें अभी भी उसको डाउट प्रूफ है। तो
मुझे लगता है तुम्हें पिछली रात की सभी घटनाओं के बारे में पता होगा, इसलिए ये आवश्यक है कि तुम अपनी रिपोर्ट दे दूं। मैं तुम्हें अपनी रिपोर्ट दे दूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो और देखकर बताओ कुछ ऐसा तो नहीं जो महत्वपूर्ण हो, मुझसे वर्णन में रह गया हो। आचार्य ने उत्तर दिया, वह खुद रिपोर्ट पढ़ना चाहता है। वह हमारी दूसरी सूक्ष्म यात्रा का रिकॉर्ड भी देखना चाहता है। उसने कहा कि वह उन्हीं के बारे में कुछ देर बात करेगा, उसके बाद नई बात शुरू करेगा। उन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद उसका चेहरा मेरे प्रयासों की तारीफ में चमक उठा। वह प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। उसे लगा कि मैंने उससे जो सीखा उसे व्यवहारिक रूप में किया भी। ये सब उसने मुझे पिछले 2 हफ्तों से बड़े धैर्य से समझाया था। मैंने कहा कि मैं उसके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। उसने मुझे निस्वार्थ और अत्यावश्यक मदद की और उसमें विश्वास दिलाया कि मुझे ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे केस ही उसका असली काम है, और अगर कोई उसकी शिक्षा को असली व्यवहारिक तरीके से इस्तेमाल करता है तो यही उसका सबसे बड़ा इनाम होता है। अब उसने पिछली 2 रातों के बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया। मैं ध्यान से सुनने लगा। उसने कहा, मुझे अब तुम्हें ये बताना चाहिए कि तुम्हें लंदन के रास्ते ही क्यों सूक्ष्म लोक में लेकर गया, और वह बहुत ज़रूरी था। तुम्हें ये बताना चाहता था कि सूक्ष्म शरीर के साथ तुम दुनिया के किसी भी शहर में चले जाओ, वह तुम्हें बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा कि वह शहर उसके कुछ अच्छी तरह परिचित हो। यदि तुम देखते हो कि भौतिक नहीं है बल्कि उसी की प्रतिकृति है, तो सूक्ष्म जगत के पहले खंड में विद्यमान है। भविष्य में यात्रा कोलंबो से शुरू करना ही बेहतर होगा। जब तुम तीसरे खंड से ऊपर जाना भी उतना ही आसान लगेगा। डेफनी तुम्हें वहां मिली थी। अब तुम्हें उससे भी ऊपर जाने के लिए तुम्हें एक विशेष जगह हर खंड में चाहिए होगी जिसे तुम विचार से देख सकोगे। और उन्होंने कहा कि सूक्ष्म शरीर तुरंत जाया जा सकेगा। मुझे लगा था शायद तुम थोड़ा घबराओगे। जब तुम्हारे आसपास की चीजें धुंधली पड़ेंगी, तुम्हें हिलने की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें मुबारक देना चाहूंगा क्योंकि तुम्हें असफलता का सामना नहीं करना पड़ा। अक्सर मेरे शिष्यों को करना पड़ता है। वे डर जाते हैं, तुरंत अपने शरीर में भाग के वापस आ जाते हैं और जाग जाते हैं। डर के मारे उनकी धड़कन तेज हो जाती है। तुमने सचमुच इसका अनुभव किया है। कल रात तुम फिर एक बार वापस आ गए थे, जबकि तुम आना नहीं चाहते। तुम डेफनी को मिलना चाहते थे। मेरी सहायता के बिना तुम वहां तक पहुंच गए तो तुम्हारी उत्तेजना उस पर हावी हो गई थी। मेरे लिए ये कहना अब अनावश्यक है। सूक्ष्म लोक का द्वितीय खंड कैसा होता है, क्योंकि ये तो पहले जैसा ही होता है, बस थोड़ा कम भीड़ वाला और कम शोरगुल वाला होता है। भौतिक जगत में सबसे करीबी दोनों खंडों में स्थायी निवासी कमोबेश जैसी ही जिंदगी जीते हैं जैसी उन्हें भौतिक जगत में अच्छी लगती है। मतलब वहाँ पर काल्पनिक तौर पे हम लोग जिंदगी अपनी जीते हैं। वहाँ पर ज्यादातर मामलों में ऐसे लोग अपने सूक्ष्म लोक के अस्तित्व का पूरा समय वहाँ नहीं रहते। कुछ ऐसे अपवाद हैं जो भौतिक अस्तित्व से इतने जुड़े हुए होते हैं, वे प्रगति करके अगले खंडों में जाना ही नहीं चाहते, पर उन्हें जबरदस्ती जाना पड़ता है। 200-300 सालों के बाद जब उनकी आत्मा खुद उनके शरीर यान को छोड़कर मानस जगत में जाने को विवश कर देती है। प्रगति का ये तरीका सामान्य नहीं है, पर तुम्हारा समय आने पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा, और तुम सूक्ष्म लोग जा सकोगे। यहाँ के लोगों का जीवन तुम देख ही चुके हो। कुछ लोगों के सिवा तीसरे खंड के लोगों का जीवन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तीसरे खंड में तुम्हें कलाकारों, संगीतज्ञों को काम करते हुए दिखा चुका हूँ, पर वहाँ सिर्फ ये लोग नहीं रहते। मैं तुम्हें इंजीनियरिंग, दस्तकार, किसी भी व्यवसाय में लीन वाले, या यूं कहूँ कि इस प्रकार के लोगों से परिचित करा सकता हूँ जिनकी रुचि मात्र भौतिकता से कहीं अधिक है। तो ये जब तुम जोहान स्ट्रास के संगीत सुन रहे थे, उसने ये बताया जब तुम वहाँ संगीत सुन रहे थे तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। जब तीसरे स्तर पे तुम्हारा वो अनुभव हो जाएगा, जब तुम जान पाओगे कि लोग ना केवल वहाँ बहुत अधिक संख्या में हैं, बल्कि वे मनुष्यों से ज्यादा सहयोग करते हैं। जब तक भौतिक जीवन से दूर होते चले जाते हो, शायद तुम्हें ऐसा लगे कि उसकी विकास व्यवस्था हमसे बेहतर है। शायद तुम ये भी सोचने लगो कि तुम मछली, तितली और पक्षियों की अवस्था से मूल तत्व, प्रकृति, आत्मा और अंत देव की अवस्था तक पहुंचना चाहते हो,
जैसा तुमने जंगल के संगीत समारोह में देखा है। हम अपनी विकास व्यवस्था बदल नहीं सकते, ऐसा तो किसी विशेष परिस्थिति में ही हो सकता है। तुम ये भी सोचते होगे कि मैंने एकेडमी में कितना समय लगाकर तुम्हें ये क्यों दिखाया कि वहाँ क्या क्या होता है। इसके दो कारण हैं। तो तुम्हें मैं ये बताना चाहता कि सूक्ष्म लोक में विद्यमान ऐसे बहुत से स्कूलों में से एक है जहाँ लोग किसी कला विशेष की ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ कला उनकी रुचि के अनुकूल होती है और वे अगले जन्म में उसी कला को आगे बढ़ाने की इच्छा लेकर पैदा होते हैं, ताकि उनमें कुछ एक जरूर उस कला से दक्ष बन सके। माय डियर फ्रेंड्स, ये डेफनी से पुनः संपर्क उसने फिर किया तो सूक्ष्म लोगों के अनुभव को आगे बढ़ाया। इसे भविष्य में भूलना कभी नहीं है उसको। किसी एक इमारत दृश्य को अपने मन में बसा लो ताकि भविष्य में तुम भी उसके विचार रूप केंद्रित करके उस तक पहुंच सको। तो मुझे आशा है कि तुमने अच्छी तरह से बात समझ ली होगी। सूक्ष्म लोक में समय किस तरह तुम्हारे अल्पकालिक प्रवास को प्रभावित करता है। इस महत्वपूर्ण बिंदु को हमने काफी विस्तार से बात की है। यदि ऐसा अवसर आ जाए तो तुम्हें पता हो तुम्हें किस तरह इसकी जांच पड़ताल और करनी है। तो यहाँ तक कि अभी मैं पूर्ण विराम देती हूँ अपने आप को। I'm so sorry, लंबा हो जाएगा तो शायद आप बोर भी हो सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो आगे खंड में जाने की बातें करेंगे, उनको बताया जाएगी आगे खंड में क्या होता है क्या नहीं। तो इसलिए तो कहते हैं जिंदगी में हमें मरने से नहीं डरना है। एक आत्मा की यात्रा जो हम सबकी आत्मा की यात्रा है, जो हम कहाँ कहाँ लेके भटकते हैं वो हमें भी नहीं पता। इसलिए पहले तो अपने आप को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है हम सबको। मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी ये विजडम जब हम शेयर करते हैं आपस में माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ज़िंदगी कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो आपको आगे वाला जब मैं ये थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है 3-4 दिन और लगेंगे, लेकिन हम आगे वाली जो भी हम बुक शुरू करेंगे उसके बाद में देखती हूँ कौन सी मेरे इंट्यूशन के मुताबिक बुक होगी, उसको शुरू करेंगे तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। पहले हम 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। आप में जब सुनेंगे इस बुक को पहले 10 मिनट की मेडिटेशन कीजिएगा, फिर आंखें बंद करके ही आप मेरी ये चीज़ें सुनेंगे तो आपके अंदर वो एक विजडम जागृत होना शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और वेल्दी रहिए, और इस तरह से हम सब मिलते रहेंगे। थैंक यू।